गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समाप्त करने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक हमारा बचता है सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कल हमने पढ़ा था वीबीटी। वीबीटी में कुछ लिमिटेशंस आ गई थी, कुछ कमियां आ गई थी, इसलिए हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ा? सीएफटी पढ़ना पड़ा। इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ा? सीएफटी। जो वीबीटी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई किसको? जो वीबीटी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई मैग्नेटिक बिहेवियर। जो मैग्नेटिक बिहेवियर था वो मिसलीडिंग शो किया, उसने सही से नहीं बताया। दूसरा जो पॉइंट था वो क्या नहीं बता पाई कि कौन सा लिगेंड स्ट्रोंग है, कौन सा लिगेंड वीक है। ये बात भी नहीं बता पाई सीएफटी कि कौन ना वीबीटी कि कौन सा लिगेंड स्ट्रोंग है, कौन सा वीक है। और तीसरा सबसे जो मेन लिमिटेशन था उसका कि उसने कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नहीं बताया कि कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होता है। ये बात नहीं बताई किसने? वीबीटी ने। तो इसके बाद हमें क्या पढ़ना पड़ा? सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मेन पॉइंट इसके चलेंगे, आप समझ लें अच्छे से। उसके बाद लिखने के लिए आज वाली क्लास का जो मटेरियल है वो मैं अवेलेबल करवा दूंगा। ध्यान दे थोड़ा सा। पहला जो मेन पॉइंट है, उसने माना कि मेटल और लिगेंड क्या है? पॉइंट चार्ज है। जिस प्रकार वीबीटी ने माना था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने माना था कि मेटल और लिगेंड के बीच में ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, लेकिन सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहता है कि मेटल और लिगेंड क्या है? पॉइंट चार्ज है। ये मेटल है और ये क्या है? लिगेंड है। मेटल और लिगेंड क्या है? पॉइंट चार्ज है, ऐसा माना गया। इसके बाद देयर इज दूसरा पॉइंट। ये पहला पॉइंट हो गया कि मेटल और लिगेंड क्या है? पॉइंट चार्ज है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये माना गया कि देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, मींस दूसरा पॉइंट ये माना गया कि मेटल के ऊपर कैसा चार्ज मान लिया? पॉजिटिव चार्ज है। और लिगेंड के ऊपर कैसा चार्ज मान लिया? नेगेटिव चार्ज है। कि मेटल के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। मेटल जनरल इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज करते हैं, इसलिए मान लिया कि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और लिगेंड के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ऐसा अज्यूम कर लिया। अजम्पशंस थे ये सीएफटी के। सीएफटी ने ऐसा अज्यूम कर लिया। देयर इज, फिर क्या बोलेंगे हम? देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। आजकल आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे होंगे, चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का। तो इनके बीच में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तीसरा पॉइंट ध्यान देना, मेटल के ऊपर तो मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। लिगेंड क्या है? जरूरी नहीं नेगेटिव चार्ज हो उसके ऊपर, जरूरी नहीं उसके ऊपर कैसा चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज हो। तो न्यूट्रल तो हो सकता है लिगेंड, H2O है जिस प्रकार न्यूट्रल है। अब इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कैसे होगा? अब ये अपने डाईपोलर से डाईपोल बनाएंगे कि इसके ऊपर कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। डाईपोल बनता है इसके ऊपर। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा तो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा तो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। अब ये किससे? अपने डाईपोलर से कहां पहुंचता है? मेटल की साइड पहुंचता है। न्यूट्रल लिगेंड के केस में जो लिगेंड है वो अपना डाईपोलर एंड को क्या करता है? यूज करता है इन बॉन्डिंग। ये है इसके मेन पॉइंट सीएफटी के। अब सीएफ, जिस प्रकार हमने वीबीटी पढ़ी थी ऑक्टाहेड्रल की, हमने वीबीटी पढ़ी थी किसकी? टेट्राहेड्रल की। हमने वीबीटी पढ़ी थी किसकी? स्क्वायर प्लेनर की। तो अब हम पढ़ते हैं वीबीटी सीएफटी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सीएफटी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सीएफटी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सीएफटी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। इसमें ध्यान देना भाई थोड़ा सा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। एक बार आप थोड़ा सा ध्यान दे। देखो हमने डी ऑर्बिटल पढ़े थे। डी ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, ये मान लीजिए एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ये डी एक्स वाई। डी वाई जेड डबल डैम्बल शेप होती है इसकी। डी वाई जेड, डी एक्स जेड,
डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस होती है, ऑन द एक्सिस होती है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक डी जेड स्क्वायर कैसा होता है शेप, इस टाइप से होता है। ये कौन है, डी जेड स्क्वायर। आपने मेटल की 11th क्लास में 5 शेप पढ़ी थी कि 5 होते हैं, डी ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। 5 होते हैं, ये बात आप मानते हैं। आप देखेंगे जो पहले 3 ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, इनके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इन लोब्स की इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि शेप हम कैसे बताते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है वही शेप बताते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द एक्सिस है, इन बिटवीन द एक्सिस है। और इन 2 ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कौन है, ऑन द एक्सिस है। इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां है, ऑन द एक्सिस है। ये इस बात को हम ध्यान में रखते हुए कि 3 ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इन बिटवीन द एक्सिस है, और 2 ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑन द एक्सिस है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल। इस बात को ध्यान रखना है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता क्या है, देखिए एक बार, ये क्यूब है मान लीजिए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये बताता हूं कि लिगेंड आते कहां से हैं, ध्यान देना भाई, थोड़ा सा ज्यादा कुछ है नहीं मुश्किल। ये मान लीजिए मैंने एक्स एक्सिस है, ये मान लिया क्या है, वाई एक्सिस है, ये क्या मान लिया, जेड एक्सिस है। इस साइड क्या रहा होगा, माइनस एक्स एक्सिस, इस साइड क्या माइनस वाई एक्सिस, और इस साइड क्या माइनस जेड एक्सिस। ठीक है, देखो टोटल कितने लिगेंड आते हैं ऑक्टाहेड्रल में, 6 लिगेंड आते होंगे। 6 लिगेंड, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 लिगेंड आते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। 6 लिगेंड आ गए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ये होता है कि लिगेंड आते हैं अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड अप्रोचेज टुवर्ड्स द मेटल अलोंग एक्सिस, एक्सिस के अलोंग आता है। तो आप जानते हैं, या मान लीजिए मेटल रखा हुआ है तो कुछ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, ऑन द एक्सिस है। कुछ आप जानते हैं डी ऑर्बिटल 5 होते हैं मेटल के, मैं सारे ऑर्बिटल ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। कुछ की कहाँ होती है, इन बिटवीन द एक्सिस होती है, अगर एक साथ ड्रा करें, क्योंकि मेटल के पास सारे क्या हैं, डी ऑर्बिटल है। कुछ की कहाँ इन बिटवीन द एक्सिस, और कुछ की कहाँ है, ऑन द एक्सिस। अब देखो लिगेंड कहाँ आ रहा है, इन बिटवीन द एक्सिस या ऑन द एक्सिस वाली ऑर्बिटल के पास। अब इनकी एनर्जी सेम है, डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं इन 5 ऑर्बिटल को, डीजेनरेट ऑर्बिटल बोला जाता है जब तक लिगेंड नहीं आता, इनका एनर्जी सेम है। अब मान लीजिए यहाँ से भी लिगेंड आ रहा है, यहाँ से भी लिगेंड आता 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 है, क्योंकि 6 लिगेंड आएंगे तभी क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब ये लिगेंड कहाँ, एक्सिस, जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस प्रेजेंट है उनसे सबसे पहले टकराएंगे। ये मेटल के जिन लोब्स का एनर्जी ऑन द एक्सिस है उससे लिगेंड सबसे पहले टकराएंगे, तो उनका एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। उन ऑर्बिटल का जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस प्रेजेंट है उनकी एनर्जी तो इंक्रीज हो जाएगी, और जिनका इन बिटवीन द एक्सिस है उनके पास लिगेंड नहीं आ रहा है, उनकी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। देखिए स्प्लिटिंग डायग्राम बनाता हूं मैं एक बार, ये बात आप समझ गए होंगे ऑक्टाहेड्रल में कैसे आता है कॉम्प्लेक्स, लिगेंड कैसे बनता है, कैसे आता है। मान लीजिए डी कितनी ऑर्बिटल थी, 5 ऑर्बिटल थी भाई। ये डी ऑर्बिटल कितनी थी, 5 थी। ये डी एक्स वाई है, ये डी एक्स जेड है, डी वाई जेड है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल होती हैं, मेटल है मान लीजिए कोई भी, उसमें 5 ऑर्बिटल मिलेंगी अगर डी ऑर्बिटल है तो। अब इनकी एनर्जी क्या है, सेम है, इस समय इनको बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। इनकी एनर्जी जब सेम है तो इनको बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। इनकी एनर्जी सेम है इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल।
अब क्या होगा, मान लीजिए लिगेंड है फार फील्ड, लिगेंड बहुत दूर है, फार फील्ड, लिगेंड दूर है फार फील्ड, इनको लिगेंड आते हुए दिखेगा तो इन सब की एनर्जी क्या हो जाएगी, एक्साइट हो जाएंगे ऑर्बिटल की लिगेंड आ रहा है, लिगेंड को देख के मेटल के ऑर्बिटल एक्साइट हो जाएंगे कि लिगेंड आ रहा है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, पांचों ऑर्बिटल क्या हो गए, एक्साइट हो गए। इसको ऐसे समझो थोड़ा सा ध्यान से कि मान लीजिए किसी बस स्टैंड के ऊपर 5 यात्री बैठे हैं, किसी स्टैंड के ऊपर क्या है, 5 लोग बैठे हैं, जिनके बारे में एक का नाम है डी एक्स वाई, एक का नाम है डी एक्स जेड, एक का है वाई डी वाई जेड और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है, पांचों का ये नाम है। मान लीजिए कहीं यात्रा करनी है, कहीं जाना है, को दूर से बस दिखेगी तो ये सारे क्या होंगे, एक्साइट होंगे कि बस आ रही, क्योंकि दूर से इनको पता नहीं चलेगा कि कौन से रूट की बस है और कहाँ जाने वाली बस है, तो सारे क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। अब इनको पता चलेगा कि बस इन दो सवारी की थी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर की। जब नजदीक आएगा तो इनको पता चलेगा जो बस थी वो किसकी थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी इन बिटवीन द एक्सिस है, ऑन द एक्सिस है, उनका एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि एनर्जी लिगेंड किसके पास आ रहा है, उन्हीं के पास आ रहा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और ये जो तीन ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी इन बिटवीन द एक्सिस थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द एक्सिस थी, डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, ये क्या हो जाएंगी, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। जिनके पास, दोबारा ध्यान दे भाई, मेटल के 5 ऑर्बिटल थे, डिजेनरेट थे, लिगेंड जब इनको दिखाई दिया दूर से तो पांचों क्या हो गए, एक्साइटेड हो गए कि लिगेंड आ रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि लिगेंड जब नजदीक आया तो लिगेंड किन के पास आ रहा था, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इन ऑर्बिटल के पास आ रहा था, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कहां से आता है, अलोंग द एक्सिस आता है। तो अलोंग द एक्सिस किन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट थी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, रिपल्सन के कारण इनका एनर्जी इंक्रीज हो गया और इनका एनर्जी नीचे की साइड स्प्लिट हो गया। दूसरा एग्जांपल से समझो, मान लीजिए एक रूम में 5 लोग रहते हैं और इनको कोई आके बोल के गया कि कल मैं आपको देख लूंगा, कल हम आपको, कोई भी आदमी आके इनको बोल के गया कि कल मैं आपको देख लूंगा। अब ये क्या करेंगे, सारे तैयारी करेंगे, क्योंकि नाम नहीं बता के गया इनमें से कौन से को देखना है। अब सारे क्या करेंगे, हथियार ले आएंगे और क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। दूसरे दिन वो आदमी आएगा और पर्टिकुलर नाम लेगा कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर बाहर निकलवाए तो मैं देखूंगा। तो ये क्या करेंगे, जो बाकी 3 बच गई, अपने हथियार इसको दे देंगे, अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देंगे और खुद, क्योंकि अब इनका तो रोल रहा नहीं, नाम ले दिया उसने, इसकी इसकी लड़ाई है, तो इनको अपने हथियार दे दिए, मीन्स इनकी एनर्जी बढ़ गई और इनकी एनर्जी घट गई। इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसी बात को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, डेलो बोलते हैं इसको, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ओएच कॉम्प्लेक्स, इसी को बोलते हैं डी ऑर्बिटल का स्प्लिट हो जाना ही क्या कहलाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल ओ से, ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब इस नीचे वाले 3 सेट को बोलते हैं T2G, इसको बोलते हैं, इसका नाम है T2G और इसका नाम है EG, ऊपर वाले सेट का नाम है EG, नीचे वाले सेट का नाम है T2G। T2G का मतलब ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल। अब इन 3 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल। इन 2 की एनर्जी सेम है, इसलिए इनको बोलते हैं डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल, क्योंकि 2 की एनर्जी सेम है, डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल, और उसका नाम है EG, और नीचे वाले सेट का नाम क्या रख दिया, T2G। इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कई बार 2 नंबर में डायग्राम बनवा लेता है कि मेक द क्रिस्टल स्प्लिटिंग डायग्राम इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो आपको यही बनाना है। आगे और ध्यान दे थोड़ा सा, इस सेंटर को बोलते हैं बेरी सेंटर,
BARRY बेरी सेंटर, इससे जो नीचे वाला एनर्जी होता है वो नेगेटिव होता है -0.4 डेलो, और ऊपर वाला जो एनर्जी होता है वो होता है +0.6 डेलो, +0.6 डेल ओ। ये जो नीचे वाली एनर्जी गैप होता है ये इतना होता है और ऊपर वाला एनर्जी गैप इतना होता है। अब इसमें आगे बात करते हैं थोड़ी सी कि स्प्लिटिंग ज्यादा होगी या कम होगी, ऐसा किसके ऊपर डिपेंड करेगा। कि मान लीजिए स्प्लिटिंग है, कोई मेटल की ऑर्बिटल है 5, ये स्प्लिटिंग डायग्राम जो स्प्लिटिंग एनर्जी है ये जो डेल ओ है ये किसी केस में ज्यादा होगा और किसी केस में कम होगा, ऐसा क्यों। ये जो स्प्लिटिंग डायग्राम मैं बना रहा हूं किसके लिए, ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। डेल ओ की वैल्यू किस केस में ज्यादा होगी किस केस में कम होगी वो भी देखेंगे हम, ध्यान दे थोड़ा सा। डेल ओ ये क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का नाम क्या है इसका, डेल ओ नाम है। इस केस में थोड़ी सी कम हो रही है, ऐसा क्यों। ये यहाँ डेल ओ की वैल्यू क्या है, कम है, ये डेल ओ की वैल्यू कम है, यहाँ डेल ओ की वैल्यू ज्यादा है। ये कब होगा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर होगा तो डेल ओ की वैल्यू ज्यादा होगी, और वीक लिगेंड होगा तो डेल ओ की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी भाई। डेल ओ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो डेल ओ की वैल्यू ज्यादा होगी, वीक लिगेंड होगा तो डेल ओ की वैल्यू कम होगी। डेल ओ का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये गैप ज्यादा होगा। मान लीजिए हम बस की बात कर रहे थे कि मान लीजिए बस रोडवेज है, सरकारी है या प्राइवेट है, इसके ऊपर भी तो डिपेंड करेगा स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग इसके ऊपर भी तो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा डेल ओ की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। जितना लिगेंड कमजोर होगा डेल ओ की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, कमजोर होगी, मींस लेस होगी। अब ध्यान दे थोड़ा सा, ये कब बन रहा है, वीक लिगेंड के केस में। अब मान लीजिए हमें CFSC निकालना है, इसमें भी बेरी सेंटर है, ये वाला एनर्जी कितना है -0.4 डेलो, और ये कितना है +0.6 डेलो। ठीक है, अब ध्यान दे थोड़ा सा, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें मान लीजिए हमने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, वो D1 आ गया, और इसमें भी क्या गया, D1 आ गया। वीक लिगेंड था तो भी D1 आ गया, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड था तो भी D1 आ गया। मैं इलेक्ट्रॉन फिल करना बता रहा हूं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, और जब CFSA निकालेंगे तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को इससे गुणा करते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इससे गुणा करते हैं। D1 के लिए CFSA अगर निकालूं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसका नाम है CFSC का नाम होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये डेलो अगर मैं निकालूं तो देखिए कितना आएगा, 0 इंटू 1 कितना आ गया, -0.4 डेलो। नेक्स्ट ध्यान दे भाई, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय D2 आ जाता तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर देता, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर देता। अब डेलो निकालता इसका तो कितना था, -0.4 इंटू इलेक्ट्रॉन ऊपर 0 है, इसकी 0 से गुणा करेगा 0 आएगा, इंटू 2 इज इक्वल टू कितना -0.8 डेलो। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D3 आ जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे। अब इसका डेलो निकालें तो कितना, -0.4 इंटू 3 इज इक्वल टू -1.2 डेलो। इसमें भी ऐसे आएगा सेम, क्योंकि यहाँ क्या है -0.4 डेलो है, और यहाँ कितना है +0.6 डेलो। थोड़ा सा ध्यान देना है भाई। अब देखिए, अब ध्यान देने वाली बात, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों पहले यहाँ फिल किए जाएंगे। अब ध्यान दे भाई थोड़ा सा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन आ गया, मान लीजिए D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया और इसमें भी D4 आ गया, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे। अगर तो वीक लिगेंड है
अगर वीक लिगेंड है, ये एनर्जी गैप कम है, तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ फिल करेंगे, ऊपर फिल करेंगे। और इसमें एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने में मेहनत लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन को नीचे फिल करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान देना में। अगर वीक लिगेंड है तो लिगेंड को कहाँ फिल करेंगे, ऊपर फिल करेंगे। और अगर स्ट्रोंग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ फिल करेंगे, नीचे फिल करेंगे। स्ट्रोंग लिगेंड और वीक लिगेंड मैंने बता दिया। अब इस केस में CFSE निकालना, देखो ध्यान से भाई, कितना, -0.4 इंटू कितना 3 प्लस 0.6 इंटू कितना 1 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करके निकाल देंगे कितना 0.6 डेलो आ जाएगा भाई माइनस का। इसमें देख डेलो निकालने का तरीका, कितना -0.4 इंटू कितना करना पड़ेगा भाई 4, क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर पांचवा इलेक्ट्रॉन आएगा तो कहाँ फिल करेंगे, यहाँ फिल करेंगे। यहाँ पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करना पड़ेगा। छठा इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ इसमें कहाँ फिल करना पड़ेगा, यहाँ। सातवां इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ, आठवां इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ, नौवां और 10वां। अब इसमें सातवां यहाँ, आठवां यहाँ, नौवां यहाँ, 10वां यहाँ। ये इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पहले इलेक्ट्रॉन को नीचे फिल करें। इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर इलेक्ट्रॉन पहले हम नीचे फिल करते हैं तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, अगर ऊपर फिल करते हैं तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये कैसा स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन का, लो का मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर नीचे फिल कर दें तो लो स्पिन, इलेक्ट्रॉन को अगर ऊपर फिल कर दें तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन किस केस में बनते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में। और हाई स्पिन किस केस में बनते हैं, वीक लिगेंड के केस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, आगे होगी बात समझ में। T2G ट्रिपली डिजेनरेट, इसके नीचे T2G लिखना कभी ना भूलें। ये T2G है, ये क्या है, Eg है, ये क्या है, T2G है, ये क्या है, Eg है। इनका नाम है ऑर्बिटल का ट्रिपली डिजेनरेट। डबली डिजेनरेट को T2, ट्रिपली को T2G बोलते हैं, डबली को Eg बोलते हैं। नेक्स्ट ध्यान दे भाई थोड़ा सा। अब कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गई, 5 थी डी ऑर्बिटल, ये क्या हो गई, स्प्लिट हो गई किसमें, Eg और T2G में। ये T2G है और ये क्या है, Eg है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ, इलेक्ट्रॉन को हमने क्या दिया, एनर्जी दिया। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करेगा, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप करेगा, एनर्जी को गेन करते हुए। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ स्टेबल नहीं होगा, कहाँ आएगा वो, फिर से वापस आएगा एनर्जी को क्या करते हुए, एमिट करते हुए। अगर वो एमिशन विजिबल रीजन का है तो हमें कॉम्प्लेक्स का कलर दिखाई देगा, अदरवाइज हमें कॉम्प्लेक्स का कलर दिखाई नहीं देगा। समझ गए बात है कि कॉम्प्लेक्स का कलर कब दिखाई देगा। इसी ट्रांजिशन को बोलते हैं डी ट्रांजिशन। एक लाइन में अगर मैं बोल लूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर क्यों शो करते हैं, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन क्यों बोला गया, ये भी कौन सी ऑर्बिटल है, डी की ऑर्बिटल है, dxy dyz dxz। और ये भी किसकी है, डी की है, dx² - y² एंड dz²। डी से इलेक्ट्रॉन डी में गया, ट्रांजिशन कहां से कहां हुआ, डी से डी में ट्रांजिशन हुआ, डी से डी में ट्रांजिशन हुआ, इसलिए इसको क्या बोल दिया, डी ट्रांजिशन। इसलिए इस ट्रांजिशन को क्या बोल दिया गया, डी ट्रांजिशन। ध्यान देंगे इस बात का, डी ट्रांजिशन क्या है, डी से इलेक्ट्रॉन का डी ऑर्बिटल में जाना क्या कहलाता है, डी ट्रांजिशन। इसी डी ट्रांजिशन की वजह से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं, कलर्ड होते हैं वो। इस वजह से इस थ्योरी ने बताया, पीछे आपने जितनी थ्योरी पढ़ी, वर्नर थ्योरी पढ़ी, पीबीटी पढ़ी, उसने कलर कॉम्प्लेक्स का नहीं बताया। इस थ्योरी ने क्या बताया, कॉम्प्लेक्स का कलर बताया। किस वजह से, डी ट्रांजिशन की वजह से। डी ट्रांजिशन की वजह से क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं। एक बात का ध्यान दे भाई, अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि कोई कॉम्प्लेक्स कलर्ड है, कोई कॉम्प्लेक्स कलरलेस है, ऐसा क्यों, देखिए वो किस केस में होगा, ये बात मैं बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
ये मान लीजिए डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी एक्स जेड है, ये क्या है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और ये क्या है डी जेड स्क्वायर। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 आ गया। मान लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 आ गया। ये ले लिया मैंने एग्जांपल ZnNH3 4 2 पॉजिटिव। जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट Zn2 पॉजिटिव के लिखेंगे तो क्या आएगा 3D10 आएगा। 10 के 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब कहता है ये कॉम्प्लेक्स कलरलेस है। क्यों क्यों कलरलेस है? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जाने के लिए जगह नहीं है, ऊपर घर खाली नहीं है, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर नहीं जा पाएगा, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स क्या है? कलरलेस कॉम्प्लेक्स है। मींस D10 वाले जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो पक्का क्या होंगे? कलरलेस होंगे। या फिर दूसरा कौन से? D0 वाले। डी में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो भी कॉम्प्लेक्स क्या होगा? कलरलेस होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जाएगा नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, तो ऊपर जाएगा क्या? ऊपर नहीं जाएगा तो एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं होगा, एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं करेगा तो एमिट नहीं होगा। इसलिए D0 वाले और D10 वाले कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। अगली बात समझ में? एक प्रश्न अपने आप से बनाएंगे आप। स्कैंडियम H2O6 3 पॉजिटिव इज कलरलेस बट TiH2O6 3 positive is colored. ScH2O6 3 positive is colorless. H2O6 3 positive is colored. Why? जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 3D में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 0। इसमें 3D में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये इलेक्ट्रॉन में इसमें कह दोगे कि dd ट्रांजिशन हो सकता है, इसमें dd ट्रांजिशन नहीं हो सकता, इसलिए कॉम्प्लेक्स क्या है? कलरलेस है। अब ध्यान दे भाई, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं CFT इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। CFT ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स TD। देखिए TD टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं भाई? बस थोड़ा सा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इस बात का थोड़ा सा उल्टा कर देंगे हम, उसी को क्या बोल देंगे? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मान लीजिए मेटल है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड लगे हुए होते हैं? 4 लिगेंड लगे हुए होते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड लगे हुए होते हैं? 4 लिगेंड। 1 2 3 और 4। अब देखो जो लिगेंड आएंगे वो कहां से आएंगे? इन बिटवीन द एक्सिस से आएंगे। इस बार जो लिगेंड आएंगे वो उन लोब्स की साइड आएंगे जिनकी एनर्जी कहां प्रेजेंट है? इन बिटवीन द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस नहीं आ रहे। तो इस बार ऊपर कौन सी ऑर्बिटल चली जाएंगी? स्प्लिट होके, जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां है? इन बिटवीन द एक्सिस है। मान लीजिए 5 ऑर्बिटल हैं डी का। ये एक्साइटेशन जरूर दिखाएं। ये इस बार जो स्प्लिट होगा वो ऐसे होगा, ये 3 वाली ऊपर होंगी टेट्राहेड्रल में और ये 2 वाली नीचे होंगी। इसको E बोलेंगे, इसको T2 बोलेंगे। ये बेरी सेंटर है, वही सेम एज इट इज। इसका एनर्जी है -0.6 डेल टी और इसका एनर्जी है +0.4 डेल टी। डेल टी क्यों लिख दिया मैंने? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए डेल ओ लिखा, ऑक्टाहेड्रल के लिए डेल टी लिखा। किसके लिए? टेट्राहेड्रल के लिए। टेट्राहेड्रल के लिए ऑक्टाहेड्रल का जस्ट उल्टा है। ठीक है, आगे होगी बात समझ में। टेट्राहेड्रल के लिए ऑक्टाहेड्रल का जस्ट उल्टा है, क्योंकि इसमें जो लिगेंड आता है वो इन बिटवीन द एक्सिस वाली लोब के पास आता है। इन बिटवीन द एक्सिस कौन सी प्रेजेंट है? dxy डिवाइडेड dz। और इन ऑन द एक्सिस कौन है? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। इसी के साथ CFT खत्म होता है। CFT में कोई खास बात अब बची नहीं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इसकी जो एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, वो मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। आप लिख लेंगे उनको, एक बार पढ़ के देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। बताने लायक उसमें कुछ है नहीं, एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एप्लीकेशन। स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स एक टॉपिक बचता है। स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक छोटा सा मेन बात बता देता हूँ। चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं? चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं? देखिए चिलेटिंग लिगेंड वो लिगेंड होते हैं, मान लीजिए एग्जांपल है CO
ध्यान दे भाई, चिलेटिंग लिगेंड किनको बोलते हैं। अब स्टेबिलिटी बता रहा हूँ। चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल देन नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। पहले एक बार एक एग्जांपल देख, NH3 3 पॉजिटिव प्लस 3 इन इसमें जोड़ दिया मैंने तो कॉम्प्लेक्स बन गया CO इन 3 पॉजिटिव प्लस 6 NH3। पहले तो ये देखो कि चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स होते क्या हैं, चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं। चिलेटिंग लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो मेटल के साइड में रिंग बनाते हैं, रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, वो होते हैं चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। क्योंकि इन कैसा डोनर है, बाई डोनर है। मान लीजिए इसका अगर डायग्राम में बनाऊं तो कैसा बनेगा, CO NH2 CH2 CH2 NH2। देखो क्या बना लिया, एक रिंग बना लिया। जो रिंग बनाते हैं उन लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। और उन कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। एक और रिंग बनाएंगे मेटल के साइड चारों तरफ, जो रिंग बनाते हैं उन लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं और उन कॉम्प्लेक्स को चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। पर्सन ये है कि चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन ए नॉर्मल लिगेंड। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए भाई थर्मोडायनामिक्स से पढ़ते हैं हम। थर्मोडायनामिक्स का एक रिलेशन जानते हैं हम, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ध्यान दे भाई, डेल जी जितना नेगेटिव, डेल जी का वैल्यू जितना 0 से छोटा, रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, मीन्स प्रोसेस उतना ही बढ़िया होगा, उतना स्पॉन्टेनियस होगा। अब देखो यहाँ कितने मॉलिक्यूल हैं, एक और एक 3 4 मॉलिक्यूल हैं। यहाँ कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 और 6 7 मॉलिक्यूल है टोटल। यहाँ कितने, 7 मॉलिक्यूल। यहाँ टोटल कितने मॉलिक्यूल हैं, 4 मॉलिक्यूल हैं। जब मैं चिलेटिंग बनाता हूँ, मान लीजिए नॉर्मल कॉम्प्लेक्स था, मैंने इसमें चिलेटिंग एजेंट जोड़ दिया 3 इन, तो ये 3 इन यहाँ जुड़ गया, 6 NH3 यहाँ आ गया। देखिए 7 मीन्स 4 मॉलिक्यूल थे, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स जोड़ने से कितने हो गए, 7 मॉलिक्यूल हो गए। एंट्रोपी बताओ बढ़ी या घटी, एंट्रोपी इंक्रीज हुई या डिक्रीज, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं एंट्रोपी क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंट्रोपी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये वाली चीज क्या, ये वाली चीज क्या, टोटल क्या हो गई, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, मोर नेगेटिव हो गई। मीन्स ये वैल्यू क्या होगी, ज्यादा नेगेटिव हो गई। ये जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी डेल जी का वैल्यू उतना ही ज्यादा नेगेटिव आएगा। इसलिए चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स वो होते हैं, वो लिगेंड चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो मेटल के चारों तरफ रिंग बनाते हैं। उन रिंग बनाने वाले लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं और वो जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका नाम होता है चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स होता है। अब एक टॉपिक रह गया स्टेबिलिटी, उसको बाद में कर लेंगे। इसी के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समाप्त होता है। अब इसके टेस्ट की तैयारी करें, कल नहीं परसों इसका टेस्ट होगा भाई। अच्छे से तैयारी करना, बहुत आसान चैप्टर है, एक बार पढ़ना आराम से हो जाएगा। Have a very nice day.